जूल्स लॉ क्या होता है। तो देखो पहले के जमाने में क्या होता था बच्चा कि हीट को कंसीडर नहीं किया जाता था एनर्जी का एक सोर्स, मतलब एनर्जी के में कंसीडर नहीं किया जाता था। बोला क्या जाता था कि हीट कुछ तो है जो किसके बराबर है, जो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है या किसी बॉडी के फेज को चेंज करने के लिए होता है। आफ्टर दैट क्या हुआ कि जूल्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कहा कि आकर करके बोला कि नहीं, हीट को कन्वर्ट किया जा सकता है और ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होते हैं। तो जूल्स लॉ क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क डन। किसी भी सिस्टम के अंदर में अगर हम मैकेनिकल वर्क करते हैं तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं किसके थ्रू, हीट के थ्रू। तो फिर इन्होंने क्या बोला कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वर्क होता है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो देख तुम तो कहोगे सर हीट इज इक्वल टू जे इंटू डब्ल्यू होना चाहिए ना, लेकिन यहां पे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जे इंटू एच लिखा हुआ है। तो एक्चुअली में होता क्या है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क होता है, बट लिखते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या कहते हैं, जब तक कब हीट कब प्रोड्यूस होगा, जब तक वर्क नहीं करोगे तब तक हीट प्रोड्यूस होगा क्या, नहीं। इसका तो होना क्या चाहिए, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट होना चाहिए। अगर तो हम लोग क्या लिखते हैं, वर्क इज इक्वल टू सीधा लिख देते हैं वर्क बाय में हीट इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, जूल लिख देते हैं। मतलब वो थोड़ा सा डेफिनेशन बनाने के लिए ऐसा बोला जाता है, लेकिन क्या होता है ऊपर क्या लिखते हैं, मैकेनिकल वर्क, और नीचे क्या लिखते हैं, हीट लिखते हैं। बात समझ में आया कि नहीं, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड टू ईच अदर है। फिर हमने बोला वेयर जे इज कॉल्ड द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जे कोई हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जे क्या है, एक कन्वर्जन फैक्टर है, किसके किसके बीच में, मैकेनिकल वर्क और हीट के बीच में। जैसे मैं एक चीज इनको समझाने की कोशिश करता हूं, समझना और बताना कि जैसे मैंने एक कंटेनर के अंदर में क्या रख लिया है, वाटर रख लिया है। कंटेनर के अंदर में क्या रख लिया बच्चा, वाटर रख लिया है, और इसके अंदर में क्या करता हूं मैं, एक मशीन लगा देता हूं, इस तरह से पुली ब्लॉक सिस्टम का मशीन, और इधर पैडल लगा देता हूं। अब सोचो ये पैडल जब, समझना, जब ये पैडल ये वाला नीचे जाएगा, एक ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये पैडल क्या होगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर ये ब्लॉक अगर ऊपर जाएगा तो ये पैडल नीचे जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब सोच कुछ ना कुछ, ये जो था सिस्टम, ये मैकेनिकल सिस्टम था हमारा, तो मैकेनिकल सिस्टम कुछ ना कुछ तो वर्क करा होगा, जब ये नीचे जा रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा, तो इन दोनों प्रोसेस में ये कुछ ना कुछ तो वर्क किया होगा। और इस वर्क के कारण अगर इसकी टेम्परेचर, यानी कि ये वाले वाटर की टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है तो क्या कहेंगे कि हमने मैकेनिकल वर्क किया और टेम्परेचर वाटर का बढ़ गया, इसका मतलब वाटर हीट हो गया। नहीं आया समझ में क्या, इसका मतलब हमने जब मैकेनिकल वर्क किया तो वाटर क्या हुआ, हीट हुआ। इसका मतलब हम कुछ ना कुछ तो मैकेनिकल काम कर रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से इक्विवेलेंट है, तभी तो ऐसा हो पा रहा है, अदरवाइज नहीं हो पाता। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि हीट जो होता है वाटर के अंदर में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वर्क के, कि तुम कितना वर्क कर रहे हो। बात समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन पहले तूने क्या किया, पहले वर्क किया या पहले हीट किया, तो इसलिए लिखा जाता है W इज इक्वल टू J इंटू एच, क्योंकि पहले वर्क किया गया अब फिर वो कन्वर्ट कर दिया गया तुमको किसके अंदर में, H के अंदर में। बात यहां तक समझ में आया, जूल्स लॉ समझ में आया। जूल्स लॉ सिंपली है कि मैकेनिकल कोई काम करना है और उसके कारण जो हीट प्रोड्यूस होगा उसी को जूल्स लॉ से कहेंगे। जैसे सपोज कर कोई चीज को काटते हैं, तो जिस चीज से काटते हैं ना तो पार्टिकल कट जाता है, लेकिन जब उस काटने वाली चीज को टच करोगे तो वो हीट हो रखा रहता है। तो वो क्या हुआ कि तूने जो काटा वो क्या किया, तूने मैकेनिकल वर्क किया, जो वो इक्विपमेंट गर्म हो गया वो क्या, कौन सा काम हो गया, हीट वाला काम हो गया। नहीं आया समझ में, नहीं आया, आया क्या, आया तो बोलो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या जे क्या है, जे हमारे पास में मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हीट है। फिर इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क नेसेसरी टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज कॉल्ड द, मतलब जे का डेफिनेशन दिया गया। बात समझ में आया क्या। अब कितना देख, कितना वर्क करना पड़ेगा तुमको, 4.186 मैकेनिकल वर्क करोगे तो टेम्परेचर कितना बढ़ता है, 1 डिग्री बढ़ता है। अरे नहीं समझ में आया क्या। आगे चलकर रिलेशन दिया गया, 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना जूल होता है, ये सारी चीजें दिया गया। तो ये सारी चीजों को समझने के लिए हमने क्या किया था कि यहाँ पे जूल्स लॉ पढ़ा था। जूल्स लॉ क्या होता है, सिंपल सा, अब मैं बता देता हूँ। जे इज इक्वल टू वर्क डन, किसके कारण, मैकेनिकल सिस्टम के कारण। जो अभी तक रोटेशन मोशन से पहले, रोटेशन मोशन तक जो पढ़ के आए हैं वो सब मैकेनिकल सिस्टम था अपने लिए। उसका वर्क डन को इक्विवेलेंट किसके कारण करना है बच्चा, उसका वर्क डन को किसके, अरे कहां भाग गए हम लोग, उसके वर्क डन को किसके साथ इक्विवेलेंट करना है, अपने को हीट का। मतलब जानता है, अब ये थोड़ा सा एप्लीकेशन हाई होगा, क्यों, क्योंकि हमें पीछे के जितने भी चैप्टर पढ़ के आए हैं ना उसका इक्विवेलेंट करना है किससे, अपने हीट वाले से। तब जाकर करके एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनेंगे। इन 9 एप्लीकेशन है, इन 9 एप्लीकेशन से हर साल एक क्वेश्चन बनता है, उधर से एक क्वेश्चन बनता है नहीं तो इधर से एक क्वेश्चन बनता है। तो 9 एप्लीकेशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जूल्स लॉ समझ में आ गया, तो यही सब पॉइंट बनाकर लिखा हुआ है, ये सब तुमको लिखवा चुके हैं कॉपी के अंदर में पहले ही। ये सारे पॉइंट के जी जो होता है वो डिपेंड्स करता है यूनिट ऑफ वर्क पे,
और किस पे, हीट के वर्क पे। दोनों अगर जूल में हो जाए तो जे की वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये सब पहले लिखवा चुके हैं, समझ में आया क्या? तो अब आ जाते हैं डायरेक्ट हम लोग कहां पे, कि इसके एप्लीकेशन पे। ये सारी चीजें थोड़ा सा टाइपिंग आगे पीछे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजें तो हम लोग कर लिए थे पहले ही, ये सब क्वेश्चन कर लिए थे। दो को मिलाते हैं तो क्या होता है, तो आगे बढ़ते हैं और सीधा आ जाते हैं कहां पे, एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ। कहां गया ये, बहुत पीछे चले गए ना, आ जाएगा क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 2 2 2 2 2 2 आ गया, पीछे पीछे कर लेते हैं, आ जाओ। तो एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ के अंदर में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से रखना। और तुमको ऐसा लगेगा थोड़ा थोड़ा, जो बच्चा को पीछे के टॉपिक के समझ में आता है उसको आसान लगेगा कि देखना कितना अच्छा। अब फर्स्ट एप्लीकेशन क्या कहता है, कि फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर में बोलता है कि अगर मैं किसी आइस के टुकड़े को कितने हाइट से ऊपर से गिराऊं कि वो पूरा का पूरा पिघल जाएगा। बात समझ में आया क्या? फर्स्ट एप्लीकेशन, द हाइट फ्रॉम विच द आइस टू बी ड्रॉप्ड टू मेल्ट द कंप्लीटली। मतलब देख, हाथ में आइस का क्यूब रख लो और उसको ऐसे नीचे छोड़ो, तो क्या वो नीचे छोड़ने के बाद में जब अर्थ पे टकराता है तो पूरा का पूरा पिघल जाएगा या नहीं पिघलेगा? तो कितने नहीं पिघल, नॉर्मल हाइट से फेंकोगे तो नहीं पिघल, लेकिन अगर मान लेते हैं कि आसमान में पहुंच जाओ 2 किलोमीटर ऊपर और उसके बाद फेंकोगे तो नीचे आते 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 पिघल जाएगा कि नहीं पिघल जाए? तो कितना हाइट होगा जिससे कि वो क्या हो जाए, पूरे के पूरे पिघल जाए, ये हमारा क्वेश्चन आएगा। तो हम कहेंगे सर आपने तो डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया, लेकिन हमें तो प्रूफ दो भाई, ऐसा कैसे कर दोगे? तो मैं कहूंगा हाँ प्रूफ दूंगा ना मैं, तभी तो मैं इधर लिख रहा हूं। देखो एक आइस है, समझना बच्चा, कितने अर्थ से कितने हाइट के ऊपर में है, बात को समझना बच्चा, सबके सब क्या किया, अच्छा है, अर्थ से h हाइट ऊपर रखा गया है। अब बाद में लिख लेना ना, मैं लिखवा दूंगा ना, m हाइट है इसका, मतलब कि m जो है मास है इसका, h हाइट का है। अब पूरा का पूरा पिघलना है, आइस से पिघल करके किस में जाएगा, वाटर में। इसका मतलब इसके पास में जो हीट एनर्जी होगा वो कितना होना चाहिए, तो सर m इंटू LF होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं चमका, आइस पूरा पूरा पिघलेगा तो पूरा पूरा पिघलेगा तो वाटर में बदलेगा। 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर में जाएगा तो MLF लगेगा। अरे लगेगा कि नहीं लगेगा? अब बोला कि ऊपर मैं ये तो हो गया तुम्हारा हीट एनर्जी, लेकिन ऊपर से नीचे आया h हाइट, तो उसके पास में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा? तो बोल पोटेंशियल एनर्जी चाहे वर्क डन बाय द mg, क्योंकि नीचे क्या लग रहा होगा इसके ऊपर में, बोलो ना। तो बोल इसके पास में वर्क डन कितना होगा, तो सर mgh हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब उस बोल जूल्स लॉ क्या बोलता है कि J बराबर क्या लिखना है, W/H लिखना है कि नहीं लिखना है? तो बोल यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, कोई बता सकता है क्या? बोलो। तो J के जगह पे क्या लिख देंगे, W के जगह पे क्या लिख देंगे, mgh, और इधर बोलो जल्दी से क्या लिख देंगे हम लोग, m इंटू, बोल यहां से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? हमें तो h चाहिए, तो बोलो तेरे पास में J इज इक्वल टू, ऊपर लिख रहा हूं, बोल J इज इक्वल टू क्या आया, बोलो ऊपर आया GH और नीचे क्या आया LF। तो हमें तो H चाहिए ना, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, सोच सकता है कोई? तो H इज इक्वल टू, बोलो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो J इंटू LF, अब बटा में G हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो फर्स्ट एप्लीकेशन समझ में आया? लिख डालो और प्रूफ लिख लेना इसका, लिख लो लिख लो लिख लो, रुक जाओ तो लिखना, पहले सेकेंड वाला समझो क्या है। सेकेंड वाला में कहता है रेज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर व्हेन इट्स फॉल फ्रॉम द हाइट h टू द ग्राउंड। मतलब इस बार हमने बाल्टी के अंदर में एक बाल्टी क्या रख लिया, पानी रख लिया, पैक कर दिया पानी को, और ऊपर से बहुत ऊपर हाइट से नीचे गिराऊंगा, तो क्या उसके अंदर में टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो अब हमें क्या पता सर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हमें पता है ना जूल्स लॉ क्या कहता है, मैकेनिकल वर्क को किस में कन्वर्ट कर देने के लिए, हीट में कन्वर्ट करेंगे, उससे चेक करेंगे तो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो इसके लिए तो सुनो, मैंने क्या किया, फिर से m ग्राम क्या ले लिया मैंने, बोलो वाटर, और उसको कितने हाइट से नीचे गिरा दिया, h हाइट से नीचे गिरा दिया कि नहीं गिरा दिया? नीचे अर्थ है, अर्थ पे गिराया कि नहीं गिराया? तो बोलो इसके पास में वर्क डन कितना हो जाएगा, mgh। अरे आएगा ना, ऊपर से नीचे हाइट गिरेगा तो mgh, अभी तो समझाया मैंने, नहीं आया? और वाटर है भाई, तो वाटर है तो वाटर के अंदर में हीट क्या होता है, ms डेल्टा t होता है कि नहीं होता है? वाटर थोड़ा इतना जल्दी फेज चेंज कर लेगा, आसमान से पूरे ऊपर से चांद से गिराओगे तब पता नहीं 100 डिग्री जाएगा कि नहीं जाएगा, वो तो चेक करना पड़ेगा।
बट चला भी जा सकता है, आई डोंट नो, लेकिन वो बाद की बात है। अभी नॉर्मल बोला उसने कि वाटर की टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब फेज चेंज की बात नहीं कहा उसने। अरे बात समझ में आया? तो बोलो जूल्स लॉ क्या बोलता है, दोनों को इक्वल कर लो, यही तो जूल्स लॉ बोलता है ना भाई। तो बोलो J इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, mgh, अब बटा में क्या लिखेंगे, ms डेल्टा टी। हमें तो टेम्परेचर चाहिए ना, तो डेल्टा टी इधर चाहिए तो J नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बोलो, GH बटा में J इंटू एस बराबर क्या लिखोगे तुम, डेल्टा टी। लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, फटाफट कर डालो, हो गया खत्म। आसान था ना भाई, प्रूफ है, छोटा छोटा है, लिख डालो फटाफट। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन पहले समझ लो बच्चा, लिखना बाद में, समझ लो पहले क्या कर रहा है। व्हेन अ बुलेट ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v, कोई बुलेट है v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है ना, और क्या करता है v स्टॉप एब्रप्टली बाय द टारगेट, किसी टारगेट पे आया, जैसे सपोज करो तुमको गुस्सा आया, उधर से एक बुलेट मारा, रोहन को लग गया और यहीं पे रुक गया वो बुलेट, अरे रुक गया कि नहीं रुक गया, तो एब्रप्टली एंड ऑल द हीट लिबरेटेड इन द रिटेन बाय द बुलेट, जितना भी हीट था वो लिबरेट कर दिया बुलेट्स ने। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कहता है कि द राइज इन टेम्परेचर, उस बॉडी के अंदर में कितना टेम्परेचर राइज हो जाएगा, ये पूछा उसने। अब समझ रहा है कितना, मतलब कि बुलेट का टेम्परेचर बढ़ गया, यही से पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, तो सोचो समझो और बातें करो मेरे से। देखो तो तुमको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि एक बुलेट आ रहा है, तो प्यार से आ रहा है या कौन सा एनर्जी लेकर के आ रहा है, कौन सा एनर्जी लेके आ रहा है बुलेट, तो इसके पास में कौन सा एनर्जी था, 1/2, और यही कौन सा एनर्जी हो जाएगा, वर्क डन के बराबर होगा कि नहीं होगा। आया रुक गया उसके अंदर में, तो फाइनल तो 0 हो गया उसका। अब बोलो हीट, तो हीट के लिए कितना हीट, तेरे बॉडी, कोई भी नॉर्मल बॉडी है जिसके अंदर में हीट प्रोड्यूस होता है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, बोलो ना, ms डेल्टा टी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अब तेरे को किसी बॉडी को लगेगा बुलेट से, तो ऐसा थोड़ा ही है कि फेज चेंज हो जाएगा, नहीं होगा ना, तो ms। अभी दोनों को इक्विवेलेंट करने का, तो J बराबर क्या करने का, W/H करने का कि नहीं करने का, बोलो W कितना हो गया, 1/2 mv², और बोलो H कितना हो गया, ms डेल्टा टी। बोलो m से m कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो तुमसे पूछा कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो बोलो कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो J इज इक्वल टू, ऊपर तो v² हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2s डेल्टा टी। बट तेरे को तो डेल्टा टी चाहिए ना, v² बराबर 2s इंटू J हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यही बात तो ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, ये डेल्टा क्यू लिख दिया गया है क्या, ये डेल्टा टी है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बातों को, एक और इसी में है, रुक जाओ तो लिख लेना, दे देंगे टाइम। अब क्या बोलेगा कि कुछ ही परसेंट उसका जो था बुलेट का, वो उस मटेरियल ने एब्जॉर्ब, मतलब मटेरियल से एब्जॉर्ब कर पाया। क्या बोल रहा है, इफ द बुलेट एब्जॉर्ब x% ऑफ द हीट, तो जितना तेरा आया है उसी में x/100 से डिवाइड कर देगा तो नहीं आ जाएगा, तो उसका परसेंटेज भी निकाल लोगे ना। ये जेईई मेन का 2025 का क्वेश्चन है, हाँ, उसमें बोला था शायद 24%, ठीक है ना। देखो क्या कहता है, फोर्थ एप्लीकेशन, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास कैपिटल M, किसी ब्लॉक ऑफ आइस का मास कितना है, मैं बना भी रहा हूं तुम्हारे साथ में, एक आइस का ब्लॉक है जिसका मास कितना है, कैपिटल M, v वेलोसिटी से ये ड्रैग हो रहा है कहाँ पे, किसी रफ सरफेस पे। तो रफ सरफेस पे हो रहा है तो नीचे क्या लगेगा, म्यू लगेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा नीचे, और लगेगा कि नहीं लगेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो बोलो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू कैपिटल mg के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स के कारण कितना लिखेंगे, तो F इंटू कितना डिस्टेंस गया है, वो d डिस्टेंस गया, तब फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस से तो वर्क निकालते हैं, नेगेटिव में होगा लेकिन हम लोग मॉड ले रहे हैं। तो बोलो जल्दी से कितना आ जाएगा यहाँ से, म्यू कैपिटल M g इंटू डी। ये किसके कारण वर्क डन आया है, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। अब बोलो आइस जो है मेल्ट हो रहा है, या मतलब कि आइस मेल्ट हो जा रहा है, तो हीट कौन सा एनर्जी होगा इसका, जल्दी से बताओ।
तो सर स्मॉल एम पूरा तो पूरा मेल्ट नहीं हुआ है, तो स्मॉल एम मेल्ट हुआ है, और फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे LF लगा देंगे, क्या कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। अब ये एनर्जी और इस एनर्जी को क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट कर देंगे J से। अरे इन दोनों एनर्जी को जोड़ने का काम कौन करता है, J करता है। तो J इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, W/H। देखो ये तुम नहीं समझ पा रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी चीज हो जा रही है, लेकिन अगर तुम इन दोनों को रिलेट करवा रहे हो ना, W कैसे लिखते थे फ्रिक्शनल फोर्स में, वो अगर ये वाला तो अभी चलिए रहा है, तब तुमको आसान लग रहा होगा। तो बोलो W कितना हो गया, म्यू कैपिटल M G D, अब बटा में H की वैल्यू कितना आ गया, स्मॉल m LF इज इक्वल टू क्या हो गया, J। तो हमें तो स्मॉल m की वैल्यू चाहिए, कितना उसने मेल्ट किया, तो स्मॉल m की वैल्यू कितना हो जाएगी, जल्दी से बता दो। तो म्यू कैपिटल M G इंटू D, अब बटा में क्या लिख देंगे, J LF। तो वही लिखा हुआ है वहां पे, देखो LF के जगह पे L लिख दिया गया है, लेकिन यही लिखा हुआ है कि नहीं, समझ में आ गया। चलो फटाफट कर डालो, ये पूरा ही लिख लो। अब कितना डिस्टेंस पे जा कर करके पिघलेगा, तो JL बटा में mg, और कितना टाइम लगेगा, तो JL बटा में mg इंटू v। तो सारे लिख लो फटाफट। समझ में तो आ गया ना। हमारे पास में है एप्लीकेशन नंबर 5 है, when a block is dragged on the rough horizontal surface, the coefficient of friction is mu, then raise in the temperature of block। इस बार ब्लॉक है, पहले कौन था, आइस था। तो आइस जब भी होगा तो मेल्ट करेगा, तो MLF लगाएंगे, और ब्लॉक जब भी होगा तो क्या लगाएंगे, डेल्टा mg ms डेल्टा t लगाएंगे। तो बस हो गया, W बराबर अभी भी क्या हो जाएगा, बोलो म्यू, बोलो जल्दी से, म्यू mg इंटू डी हो जाएगा, कुछ गलत इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा H बराबर क्या हो जाएगा, बोलो ms डेल्टा t लेखा, हो गया कि नहीं हो गया। दोनों को इक्विवेलेंट करो, तो J बराबर क्या लिखोगे, बोलो जल्दी से, म्यू mg d, अब बटा में क्या लिखोगे, ms डेल्टा t। यहां से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, डेल्टा टी तेरे को निकालना है, तो बोलो क्या लिखोगे, म्यू जी डी, अब बटा में एस इंटू जे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे ये म्यू हो जाएगा, काट करके इसको म्यू कर देना, करते रहो फटाफट करो। ये कलर ब्लैक रेड तुम लोग को सही से दिख रहा है कि चेंज कर दो इसको, ये लो कर देता हूँ, लो भाई। ये है डेल्टा टी इज इक्वल टू म्यू जी डी बाई में एस इंटू जे हो जाएगा, कर दो, हो गया। नीचे वाला समझा देता हूं फिर, तो दोनों एक ही बार में खींच लेना फोटो, नीचे वाला भी समझा देना, ठीक है ना। देखो नीचे वाला में क्या कर रहा है कि इफ अ बुलेट एट अ टेम्परेचर लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट, मतलब बुलेट का टेम्परेचर, बुलेट भी इस पर पिघलने वाला है, बात समझ में है ना। जस्ट मेल्ट व्हेन abruptly stop by the obstacles and if all of the heat produced is absorbed by the bullet। अब इसमें क्या हुआ कि एक बुलेट है, समझना, एक बुलेट है जो क्या हुआ कि किसी चीज पे जाकर कर करके टक्कर मारता है और खुद भी क्या हो जाता है, मेल्ट होने लगता है। तो इसका मतलब बुलेट के पास में पहले कौन सा एनर्जी था, पहले बताओ, पहले क्या रहा होगा, ms डेल्टा टी रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अब फिर बुलेट अपने आप को पिघला भी रहा है, इसका मतलब अपना स्टेट चेंज कर रहा है ना। तो इसका मतलब उसके पास में और कौन सा एनर्जी होगा, MLF होगा कि नहीं होगा, और ये दोनों एनर्जी इसके पास में होगा। लेकिन बुलेट आ रहा है किसी स्पीड से, तो इसका मतलब बुलेट के पास में वर्क डन कितना होगा, 1/2 mv² होगा कि नहीं होगा। ये ध्यान में रखना, IIT एडवांस क्वेश्चन जो पूछेगा तो यहां से पूछेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता है ms डेल्टा टी तो लगा ही लेगा, ये क्या लगाने नहीं आएगा, इसको ml वाला लगाने नहीं आएगा। तो याद रखना, अगर बुलेट पिघल रहा है, दोनों पिघल रहा है, तो दो एनर्जी ये भी और ये भी दोनों लेना होगा। अब दोनों की इक्विवेलेंट कर देंगे, तो J बराबर क्या लिखते हैं, W बाई में H, तो वही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एच के जगह पे ये पुट कर दोगे, तो ये कब लिखना है पता चला तुम लोगों को? और समझ में आया ना? फटाफट कर डालो, अब फोटो लिख लो। आ रहा है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं मना थोड़ी कर रहा। इधर से ले लेना थोड़ा सा टेढ़ा होकर, उनसे शेयर करवा लेना। मैं भी आ रहा हूँ उसमें। चलो आ जाओ आगे ना, चले आगे बार देख लेना एक बार, शेयर कर देना ना। 6 हो गया, 2 और बचा, 3 और बचा हुआ है। उसके बाद में बाय बाय टाटा करेंगे हम लोग। उसके बाद मटका प्रॉब्लम है तो कल क्लास में कर लेंगे, सुबह वाले में। लिख लेना एक बार। अरे मटका प्रॉब्लम जानते हो ना, इवेपोरेशन होता है मटके के अंदर में। पता है मटका के अंदर में ठंडा क्यों होता है? पानी मटके के अंदर में रखते तो ठंडा पानी दिखता है ना अपने को, तो ऐसा क्यों दिखता है? तो वो भी तो पूछा जा सकता है ना, क्या कि इसी से तो रिलेटेड है वो भी, तो ये भी पूछेंगे, पूछा जाएगा। तो कर दो अब, अरे अब तो कर दूं। चलो नेक्स्ट हमारे पास में है 7th नंबर पे। 7th नंबर वाला थोड़ा सा हाई लग रहा है कि आसान लग रहा है? देखो ना, एक बॉल है जिसको क्या किया गया है पता है तुमको? ऊपर से गिराया गया है और फिर वापस वो बॉल जो है ना H2 हाइट ऊपर चला जाता है। तो सोच, एक बॉल जो है ऊपर से गिराया कितने हाइट से? H1 हाइट से, और वापस ये H2 हाइट चल गया। तो सोच इसने कितना एक्चुअल में चला, यही तो चला। तब बोल एनर्जी कितना होगा? mgh। h क्या होगा? H1 में से H2 को घटा लेगा तो वही तो हाइट आ जाएगा ना वहां पे। तो ये क्या आ जाएगा? H1 माइनस H2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये इसका वर्क डन आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? अरे नहीं आया। अच्छा अच्छा, सीधा हीट एनर्जी क्या होगा? इस नीचे आया गिरा तो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। क्या दोनों को J के फॉर्मूले पे लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? तो J बराबर, देखो ना सबको हमने क्या किया है कि बस इससे रिलेट कर दिया है। और J की वैल्यू कितना लेना है बच्चा? 1 लेना है और कुछ नहीं करना है। J की वैल्यू कितना लेना है? 1 लेना है। लेकिन अगर एक कैलोरी में हो और एक जूल में हो तब J की वैल्यू कितना हो जाता है? 4.2 के आसपास में हो जाता है। बोलो नीचे क्या लिख दे बताओ जल्दी से? ms डेल्टा टी। क्या यहां से ये कट नहीं जाएगा? डेल्टा टी तेरे को चाहिए तो डेल्टा टी बाहर लेके आओ तो ये नीचे आ जाएगा। तो GH1 माइनस H2 और बटे में क्या हो जाएगा? यहाँ S इंटू J हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो गया ना? कोई दिक्कत है इसमें? चलो 8वें नंबर में सब, व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग विथ अ एंगुलर स्पीड। तुमको रोटेशन मोशन भी नहीं छोड़ रहा, अपने को नहीं छोड़ रहा है, क्या कर सकते हैं? रुको, ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है, इज सडनली स्टॉप। कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, सपोज कर घर के अंदर में मम्मी जो होती है घी निकालती है ना जब दही से, वो क्या होता है मट्ठे से, तो क्या करते हैं उसको ऐसे से रोटेट कराते हैं कि नहीं कराते हैं? ऐसे से रोटेट कराने का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर में कुछ ना कुछ तो एनर्जी देते हैं ना, तभी तो वो देखता है ना मट्ठा जो होता है अलग हो जाता है। मट्ठा बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको? वो अलग हो जाता है और घी अलग हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग विद अ एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करा रहे थे, सडनली स्टॉप, एक बैग रोक देगा तो क्या हो जाता है? इफ इट एब्जॉर्ब ऑल द हीट जनरेटेड देन द रेज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। एक बैग रोक देंगे तो उस बॉडी के अंदर में क्या टेम्परेचर हो जाएगा? तो कोई बॉडी को रोटेट कराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल क्या होता था याद है? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता था कि नहीं होता था? अब सोच कोई बॉडी को हीट करना है तो हीट करना यही किसके बराबर हो जाएगा? वर्क के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और हीट बराबर बोल क्या लिखेंगे? ms डेल्टा टी। अब फिर से J से इक्विवेलेंट कर देंगे। जब J से इक्विवेलेंट कर देंगे तो T की वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू नहीं आ जाएगा ये वाला वैल्यू? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इसी जगह पे देख थोड़ा सा और, हमने ना रोटेशन में पढ़े थे वर्क डन जो होता है टॉर्क इनटू थीटा भी होता है। तो कभी कभी टॉर्क दे दे तो तुमको घबराना नहीं, उसको थीटा से, और थीटा बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू टी देता है। तो इससे भी हम लोगों को रिलेशन आएगा। तो आगे चल करके रिलेशन आएगा, फोटो खींच ले, आगे वाला मैं बताता हूँ। जिसको लिखना है वो लिख भी ले, जिसको फोटो खींचना है वो फोटो खींच ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कर ले। तीसरा भी तेरे पास में है, करो इसको तो 1 मिनट में कर लो। क्या देखो ना, ए ड्रिलिंग मशीन ड्रिल्स अ होल टू अ मेटल प्लेट्स
इन द टाइम टी, किसी टाइम टी में उसने क्या किया कि ड्रिलिंग मशीन जानते हो क्या, वो ड्रिल करते हैं ना, जब ड्रिल करते तो देखना तुम, जब ड्रिल करते समय में ना उसके ड्रिल करने वाले को टच करोगे तो गर्म हो जाता है। अरे गर्म हो जाता है कि नहीं, तो वो बोले कितना हीट उसका गर्म हो गया। देख अभी तक तुमने ड्रिल किया हुआ गर्म हो गया होता, तुमको लग रहा हो कि फनी बातें हैं ये, लेकिन अब पता चला को कितना गर्म होगा वो भी निकाला जा सकता है, यानी फिजिक्स की बातें हैं। समझ में आया क्या? तो कहता है कि किसी टाइम टी में द मशीन इज ऑपरेटेड बाय अ टॉर्क टी, किसी टॉर्क का टॉर्क देंगे तभी वो रोटेट करेगा। बात समझ में आया कि नहीं? टॉर्क टी विथ अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा। इफ कुछ हो गया क्या? इफ द हीट जनरेटेड इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द प्लेट्स, जिसके अंदर में वो क्या कर रहा था कि जिससे कर रहा था वो क्या क्या पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो देन द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द प्लेट, जिससे हम लोग रोटेट, जिससे हम ड्रिल कर रहे थे उसकी टेम्परेचर कितना राइज हो जाएगा। पहले कॉमन सेंस समझ में आया कि हाँ ऐसा होता है, रियल लाइफ में भी होता है। रियल लाइफ में जितना चीजें होता है ना फिजिक्स के, और वो तुम्हारा टॉपिक में आता है ना, तो उससे क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है एग्जाम के अंदर में। तो कैसे करेंगे? तो सर वर्क डन अभी तो बताया, वर्क डन किसके बराबर होता है? टॉर्क इनटू में थीटा के बराबर होता है, टॉर्क डॉट थीटा होता है। अच्छा थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग? ओमेगा टी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो यहां से क्या हो जाएगा? टॉर्क इनटू में ओमेगा टी लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ओमेगा भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है तेरे पास में। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? नहीं आया तो बोलना, नहीं आया ठीक है। अच्छा हीट के लिए तो एक ही फार्मूला है अपने पास में, क्या है? एमएस डेल्टा टी। देखो कोई मटेरियल हो तो हमेशा एमएस डेल्टा टी, आइस हो तो एमएलएफ की बात होगी, या स्टीम दे दे तो एमएलएफ वी हो जाए, मतलब एमएलवी हो जाएगा। तो बस सोचना ही नहीं है। जे बराबर बोलो जल्दी से, डब्ल्यू बाई में क्या लिखेंगे? एच। डब्ल्यू कितना है बच्चा बताओ? तो टी इंटू ओमेगा टी, टॉर्क है ये, टॉर्क इंटू ओमेगा टी। और नीचे क्या लिख दोगे बोलो? एम एस डेल्टा टी। अच्छा इज इक्वल टू जे लिख डालोगे कि नहीं लिख डालोगे? तुमको क्या चाहिए? डेल्टा टी चाहिए, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो जल्दी से? टॉर्क इंटू ओमेगा इंटू टी, अब बटा में क्या लिखोगे नीचे? एम एस इंटू जे। और जे की वैल्यू कितना होने वाला? दोनों सेम यूनिट में होगा तो 1। तो 90% क्वेश्चन में जे की वैल्यू 1 ही रहेगा, 10% में ऊपर नीचा हो सकता है। तो यहाँ पे हम